हेलो बच्चों, वेलकम टू एस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी फर्स्ट वीडियो है और आप एक पेन, कॉपी, पेंसिल ऐसा कुछ भी मतलब लिखने के लिए, नोट करने के लिए लेके बैठो और बुक भी अपनी जो एनसीईआरटी है वो साथ लेके बैठो, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि कुछ कुछ मार्क करना होता है तो वो मैं आपको बताता रहूँगा और समझाता भी रहूँगा। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जितना भी पार्ट है ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है, हमें चैप्टर शुरू करना है इस बॉक्स से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें लिखा है टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could produce and cultivate rice. ये सब पढ़ लो। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि 10,000 BC, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का क्या मतलब होता है? जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग अभी अपने घरों में रहते हैं, लेकिन पहले ऐसे लोग नहीं रहते थे। पहले लोग कई सारे ग्रुप्स में रहते थे और वो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। वो लोग एक जगह पे कहीं रुकते नहीं थे। तो वही लिखा है दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक जगह से दूसरी जगह खाने और रहने की खोज में वो लोग घूमते रहते थे। वो लोग कच्ची फल सब्जियां खाते थे और एनिमल्स को हंट करते थे खाने के लिए। पर बाद में मतलब 10,000 BC से जब आगे टाइम बढ़ा तो लोगों में अकल आई और उसके बाद वो लोग दे लेटर कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। इस मतलब कि जब ऐसा होते होते धीरे धीरे जब लोगों में अकल आने लगी तो वो लोग एक जगह पे रुकना, ठहरना शुरू कर दिए। जैसे हम लोग अभी अपने घरों में रहते हैं, वैसे वो भी एक गांव में या किसी इलाके में रहना शुरू कर दिए और वो जो ज़मीन होता है उसे कल्टीवेट करना शुरू कर दिए। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि लैंड कल्टीवेट होता कैसे होता है, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, यही सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही बता रहा है कि पहले लोग घूमते फिरते रहते थे, पर बाद में एक समय आया जब लोग एक जगह ठहर कर रुक कर ज़मीन को उपजाऊ बनाना, कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और वो लोग राइस, वीट और अदर फूड क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए। तो यहीं से एग्रीकल्चर जो शब्द है इसका जन्म हुआ। एग्रीकल्चर लोग करना शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दिए, बस। ठीक है, अब आता है हमारा असली चैप्टर, इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से शुरू होती है। ये शुरू होती है यहाँ से। इधर एक डेफिनेशन है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। इसका मतलब कि जब हम एक बड़े पीस लैंड पर, बहुत बड़े से एक लैंड पर हम एक ही तरह के क्रॉप को ग्रो करते हैं, एक ही तरह के क्रॉप को बहुत बड़े से लैंड पर, ठीक है, पूरे लैंड पर, तब हम इसे क्रॉप कहते हैं। अगर हम किसी छोटे से इलाके में, किसी पार्क में या कुछ, अगर हम गोभी का पौधा उगा लें, राइस का पौधा उगा लें, तो वो उसे क्रॉप नहीं कहेंगे। जब वो किसी बहुत बड़े एरिया पे ऑन अ लार्ज स्केल हो तभी वो क्रॉप कहलाता है। ये डेफिनेशन आती है आप लोगों की 1 मार्क्स में, 1 नंबर की डेफिनेशन आती है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स डेट ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ क्रॉप। वही लिखा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर लिखा है क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब कि उस बड़े से लैंड में सिर्फ व्हीट के पौधे हैं और कुछ नहीं है। अब आगे यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर, हाँ, तो ये सब कुछ नहीं। उसके बाद इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच। ठीक है, इससे इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहा है कि
जो क्रॉप है उसके उगने के लिए क्या क्या, जैसे अलग अलग क्रॉप है तो हर क्रॉप को एक ही जगह पे तो हम नहीं उगा सकते, है ना। जैसे कि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग जगह पे खेती होती है। जैसे कि शुगर केन की जो जो जूट की खेती होती है वो बंगाल साइड में होती है, उसका कुछ रीज़न है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कश्मीर में जाके जूट का पौधा लगाएं, जूट उगाएं, जूट प्रोसेस करें। ऐसा नहीं होता क्योंकि हर क्रॉप की कुछ रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट ही यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया में बाहर जगह से जगह वेरी करती है। मान लो कि हम कश्मीर में जाएं तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे एप्पल्स उगाए जाते हैं, वहाँ के लिए एप्पल्स फेमस है। पर जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं राजस्थान में, वहाँ बिल्कुल भी पानी पानी नहीं है, वहाँ डेजर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैक्टस उगते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ का क्लाइमेट वेरी करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है कि अभी मैंने बताया था कि अलग अलग क्रॉप, एक ही क्रॉप को हम हर जगह नहीं उगा सकते, हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन और वो सब डिफरेंट होती है। तो इस बेसिस पे अलग अलग क्रॉप्स को हम अलग अलग सीजन्स में उगाते हैं। तो सीज़न टू सीज़न यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि किस सीज़न में हम कौन सा क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ मतलब, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बताया हुआ है कि जो क्रॉप्स हैं उसे हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं मतलब दो क्रॉप्स दो टाइप्स में उसे हम अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है राबी क्रॉप्स। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स भी। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में आता है आपके पेपर में, 3 मार्क्स या इससे ज़्यादा का ही आएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है 1 मार्क्स का। आपको एग्जाम्पल्स दे देगा सोयाबीन, ग्राउंड नट आर टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप या और रबी क्रॉप। तो आप लोगों को ये पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। इसके की पॉइंट्स याद रखो। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि बारिश के मौसम में उगाए जाते हैं। भारत में, इंडिया में बारिश का मौसम जो है वो जून से सितंबर का जो टाइम होता है ये बारिश का मौसम होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सारे याद रखने होंगे आप लोगों को, क्योंकि जब फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आता है तब एग्जाम्पल्स काम आते हैं। अगर क्वेश्चन आए तब तो आप लोगों को सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पर फिल इन द ब्लैंक्स और उसके लिए सारे एग्जाम्पल्स याद रखने ज़रूरी हैं जो कि बुक में है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इधर उधर कोई सर्च नहीं करना है। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ नोट्स दे दूंगा, सब कुछ प्रीवियस ईयर भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी जो बता रही है बस, उसके आगे कुछ नहीं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। हाँ, तो खरीफ क्रॉप क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जून टू सितंबर होता है, ये एक ही पॉइंट, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। इन इंडिया रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। ये हो गया फर्स्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपके एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है। खरीफ क्रॉप हो गया, ये सब याद रखना है। खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन, एग्जाम्पल्स पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। अब है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। देखो इतना याद कर लो कि इंडिया में जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो या तो विंटर में किया जाता है या तो रेनी सीजन में किया जाता है, ठीक है। विंटर में जो क्रॉप होते हैं वो खरीफ हो गए, सॉरी विंटर में जो क्रॉप होते हैं वो राबी हो गए, और जो मॉनसून में होते हैं, जो रेनी सीजन में होते हैं वो खरीफ हो गए, ठीक है। 2 ही होते हैं, समर ऑटम कुछ नहीं। कुछ बच्चे ऑटम लिख के आ जाते हैं, वो सब कुछ नहीं।
द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। फर्स्ट पॉइंट, विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। और इंडिया में इसका टाइम अक्टूबर टू मार्च होता है। अक्टूबर से मार्च का समय जो होता है ये विंटर सीजन होता है। और इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब हमारा चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ता है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं असली जो हमारा सामान है, असली जो हमारा इसका कंटेंट है, वो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये एक तरह से स्टोरी की तरह चलता जाएगा कि शुरू कैसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे। तो वही है कि अब यहाँ से हमारा जो कहानी है वो शुरू हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर। जो क्रॉप उगाता है उसे फार्मर कहते हैं, इतना तो पता ही होगा, उसे फार्मर कहते हैं। और हाँ, तो क्रॉप ऐसा नहीं होता कि हमने पेड़ लगाया और वो उग गया, इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बड़े पीरियड के टाइम में फार्मर्स कई सारे एक्टिविटीज़ को करता है, और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो हम अभी वही पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो है ना, जब आपसे पूछेगा व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो आपको ये लिखना है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज प्रैक्टिसेस आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हो गया एक डेफिनेशन। आप लोग की लिखते रहो, ये सब जो मैंने अभी बोला लिखो, वीडियो पॉज करो, देखो, लिखो। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, टोटल 8 एक्टिविटीज़ आपके बुक में है, सॉरी 7 एक्टिविटीज़ हैं ये बुक में, जो कि एक तरह से स्टेप्स होता है। ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे ये स्टेप्स 1 2 3 4 की तरह चलते रहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी क्रॉप हम लोग खेत में उगाते हैं। खेत में क्या होती है? मिट्टी होती है। तो कोई सा भी क्रॉप उगाने से सबसे पहला काम क्या होगा? मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि हमें उसी मिट्टी में सीड्स लगाने, उसी मिट्टी में हमें अपना क्रॉप उगाना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम करते क्या हैं वो लिखा है यहाँ पे, वी टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखो, जब एक बार फसल उगा ली जाती है ना, तो जो मिट्टी होती है ना काफ़ी हार्ड सी हो जाती है, काफ़ी गट्ठे गट्ठे से बन जाते हैं उसमें। तो अगर हम उसी में बीज लगा देंगे ना, तो जो रूट्स निकलेंगे वो नीचे तक घुस नहीं पाएंगे मिट्टी में। इसलिए क्रॉप फिर से रीप्लांट करने के पहले जितनी भी मिट्टी है उसकी कोड़ाई की जाती है। कोड़ाई मतलब कि ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन सा लगा हुआ होता है और उसको ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। ये फोटो ये रही इसकी, कुछ ऐसा दिखता है ये, और ये चलता जाता है। तो इससे क्या होती है, सारी सॉइल ऐसे मिक्स होने लगती है और ऊपर नीचे लूज होने लगती है सॉइल। तो इसका यही फ़ायदा है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखो, मिट्टी ऊपर से अगर हार्ड हो जाएगी ना, तो अंदर एयर भी नहीं घुस पाएगी, इतनी हार्ड हो जाती है मिट्टी। तो ऐसे मिक्स करने से, लूजन करने से क्या होता है, अंदर तक अगर रूट्स चले भी गए तो वो ब्रीथ कर पाएंगे, मतलब एयर घुस पाएगी सॉइल के अंदर, और हमारा प्लांट जो है, हमारा जो क्रॉप है, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जो एक लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बारे में आप बहुत बार बार आते रहोगे, पढ़ते रहोगे कि अर्थवॉर्म्स का क्या रोल होता है। अर्थवॉर्म को हम किसान का दोस्त भी कहते हैं, क्योंकि जो अर्थवॉर्म क्या करता है ना,
अर्थवॉर्म और जो दूसरे माइक्रोब्स क्या करते हैं, अर्थवॉर्म खासकर ये कहता है कि वो जब खेत में होता है ना तो वो वॉर्म सा होता है, देखो इस टाइप का होता है। तो ये जब घूमता है ना तो ये सॉइल को लूजन करता रहता है अपने आप, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने तो एक बार कर दिया पर उसके बाद हार्ड नहीं है मिट्टी, तो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स भी ग्रो होते हैं जो कि अपने आप सॉइल को वो करते रहते हैं, लूज़ करते रहते हैं, जिससे कि एयर आना जाना लगा रहता है। तो ये एक तरह से फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। ये लिखा है ना, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन सॉइल एंड हैड ह्यूमस टू इट। अब वो जो भी पॉट, हाँ तो यही है कि ऐड हमस टू इट, इसका मतलब वो जो भी मतलब पॉटी वोटी करते होंगे वो वापस उसमें हमस बन की तरह, फर्टिलाइज़र की तरह उसमें चला जाता है, ठीक है। यू हैव लर्नड इन द, देखो हमने ये कवर कर लिया है, खरीफ क्रॉप्स कवर कर लिया, राबी क्रॉप्स कवर कर लिया, और अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी ख़त्म कर लिया। तो सबसे पहले आपकी कॉपी में रहेगी खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, इंट्रोडक्शन, ये पूरी पैराग्राफ। उसके बाद फिर ये वाली लाइन रहेगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ अंडरटेकन, ये वाली लाइन रहेगी, दीज एक्टिविटीज़ आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके बाद फिर ये 8 प्रैक्टिसेस के नाम रहेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये वाला रहेगा पार्ट, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो भी इधर मैंने मार्क कर रखा है, दिस अलाउज टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये एक तरह से इसका बेनिफिट हो गया, ठीक है, बेनिफिट हो गया कि ऐसा करने से होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इससे ये फ़ायदा होता है। बेनिफिट अगर आप पूछे तो ये 2 पॉइंट हो गए, दिस अलाउज टू सॉइल रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और दूसरा हो गया कि ब्रीथ इनटू द सॉइल, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया। सही चल रहा है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस ऐसे ही आग लगाना है, फोड़ देना है पेपर में, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन वेंशन नहीं लेंगे, पढ़ते रहेंगे, बस हो जाएगा। हो गया, ये सब हो गया हमारा। अब आगे क्या है, आगे क्या है, बुक में देखो, इधर नहीं, बुक में देखो, हाँ सही बताया। ये पार्ट है हमारा, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, पूरा पढ़ो ये। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, इतना इतना। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर हेल्ड बैक इनटू द सॉइल। हाँ तो इससे क्या, ये इसमें क्या कह रहा है कि तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हो कि जो सॉइल में कई तरह के मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स हो गए, और एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बताया था हमने, बोलो क्या, हाँ अर्थवॉर्म था। तो ये सब होते हैं जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स जो मर जाते हैं, जो सूख जाते हैं, या जो एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म है, वो प्लांट वो सॉइल में मर गया, तो ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब पता है, नहीं पता, बता देता हूँ। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना। डिकम्पोज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, सड़ना। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें जैसे लीव्स हो गए, और कोई भी लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कोई भी चीज़ जो कि नेचर ने हमें दिया डायरेक्टली, हमने नहीं बनाई है। जैसे प्लास्टिक है, ये हमने बनाई है, नेचर जैसे देता है, वुड देता है ना। तो ये सब जो होता है नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या होती हैं, मिट्टी में जाने के बाद मिक्स हो जाती हैं, सड़ के फिर वापस मिट्टी में घुल जाती हैं। तो ये डिकम्पोजिशन के लिए मेरी एक अलग से वीडियो होगी कि डिकम्पोजिबल, नॉन डिकम्पोजिबल, ये सब क्या होते हैं, तो उसको भी जाके देख सकते हो। थोड़ा सा मैंने बता दिया है, जो चीज़ें सॉइल में मिक्स हो जाती हैं उसे डिकम्पोजिबल कहते हैं। मतलब कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म से। हमारे पेट में, हाँ हमारा डाइजेशन में क्या होता है, देखो हम लोग खाना खाते हैं, वो पेट में जाता है, पेट में एसिड्स होते हैं, है ना, पढ़ा होगा, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि खाने को पचाता है। तो उसी तरह से जब कोई चीज़ जैसे सड़ती है, तो वो सड़ के कहाँ जाती है, धीरे धीरे सड़ के कहाँ जाती है, उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ
कीड़े वीड़े ऐसे पड़ जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, जो कि उसको धीरे 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 करके खा जाते हैं। तो जब सॉइल में कोई डेड प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसे यही सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म पहले से होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वो वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ठीक है, हाँ। सिंस only a few centimeters of top layer of soil supports growth, turning and losing soil brings rich nutrient rich soil to rotors। हाँ, तो सॉइल पढ़ा होगा पहले या बाद में पढ़ोगे कि जो सॉइल होती है उसमें कई सारी लेयर्स होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे कई सारी लेयर्स होती है। तो हमें अगर कोई चीज़ उगानी है तो उसके लिए सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसी में हम कोई चीज़ उगा सकते हैं। देखो इधर, ये देखो ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका, तो इसमें इसका जो टॉप वाला एरिया है ना, इसी में हम कुछ उगा सकते हैं क्योंकि इसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमस होता है। तो जो सॉइल को हम टर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, जो नीचे की जो सॉइल में ही, टॉप सॉइल में ही नीचे जो न्यूट्रिएंट्स बैठे रहते हैं, रिच सॉइल होता है, वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला फिर नीचे चला जाता है ना। जैसे इधर ये है, इधर सॉइल है, ये सॉइल की लेयर है, ठीक है। ऊपर उगते 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 ये इसका वो चला गया, न्यूट्रिएंट चला गया ऊपर का, ठीक है। नीचे वाले में न्यूट्रिएंट है तो हम फिर सॉइल को मिक्स करेंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक तरह से साइकिल बनता चला जाता है और प्लांट्स हमारा जो सॉइल होता है वो तैयार हो जाता है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा ऐसे होता है। तो अभी इसका और बचा आगे, अभी देखो और क्या क्या होता है। तो ज़रा आगे बढ़ने से पहले ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं, बड़ा बोर सा हो गया हूँ मैं पेन देखते देखते रेड वाला। हाँ, तो अब आ गया हमारा टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। हो गया ये जी, पीला रंग तो दिख ही नहीं रहा, हरा कर लेते हैं, चलो। हाँ, हो गया ये। अभी ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही चल रहा है। अब आया ये थोड़ा मेन और चीज़, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ये जो प्रोसेस होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोसेस बताया, नीचे वाली सॉइल को ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे, ये सब लिख के मत आ जाना, मैं समझा रहा हूँ मैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं, मतलब टर्न करना सॉइल को लूजन करना, टर्न करना, इसको जो प्रोसेस का नाम होता है साइंटिफिक टर्म में, ये होता है टिलिंग और प्लोइंग। ये याद रखना, ये एमसीक्यू, ये उसमें आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है, तो टिलिंग और प्लोइंग। अब ये होता किससे, हम करते किससे हैं। एक तो मैंने आप लोगों को पीछे इमेज दिखाया था, वो थोड़ा हाई फाई टाइप का हो गया। तो और कैसे किया जाता है, दिस इज डन यूजिंग अ प्लो। अरे यार, ये हरा रंग तो दिख नहीं रहा, काला कर लेते हैं। हाँ, अरे काला भी नहीं दिख रहा भाई, क्या हो गया। साइज ज़रा बढ़ाते हैं, साइज भी बढ़ा लिया, चलो। दिस इज डन यूजिंग, अरे हाइलाइटर ले रखा है भाई, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, कैसे बच्चे हो। हाइलाइटर ले रखा है, हाँ ये हुई ना बात। रंग जरा बदल लेते हैं, हाँ अब आया फील थोड़ा, बैठो, चलो। प्लोज, हाँ, दिस इज डन यूजिंग अ प्लो। प्लो क्या होता है, प्लो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। फ़ोटो दी हुई है, देखते हैं ज़रा। नहीं, प्लो की फ़ोटो नहीं दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का होता है प्लो। ये प्लो होता है, इससे क्या होता है, सॉइल को हम लूज़ करते हैं, इससे हम सॉइल में मार मार कर इसको सॉइल को लूज़ करते हैं। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लोज जो होते हैं वो लकड़ी या लोहे से बनाए जाते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल कुछ ज़्यादा ही सूखी हुई है ना, तो उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं, हल्का गीला करते हैं, उसके बाद उसको मिक्स करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। मैंने बताया था ना कि थोड़े गिट्ठे गिट्ठे से बन जाते हैं, गिट्ठे थोड़ा हिंदी शब्द हो गया, इंग्लिश में से कहते हैं क्रम्स। तो जो सॉइल होती है
प्लोड फील्ड मतलब जहाँ पे प्लोइंग हो रखी है वहाँ पे भी उस मिट्टी में भी क्रम्स से बन जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सॉइल के ही पीसेस होते हैं वो जमे जमे, है ना। तो ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ अरे यार ये पेन इतना बड़ा हो गया अब दिख भी नहीं रहा है, लिखा हुआ ही छुप गया। द फील्ड इज लेवल्ड, नहीं, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ अ प्लैंक। प्लैंक क्या होता है, प्लैंक भी होता है, बता देंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि क्रम्स को हम प्लैंक से तोड़ें, है ना, नहीं तो वो सॉइल यूज़ ही नहीं होएगी, वो पत्थर पत्थर सा बन के रह जाएगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेस ऑल्सो। ये सब आगे पढ़ेंगे, ये सब ऐसे ही है, ये सब आगे पढ़ेंगे, इरिगेशन अभी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। सोइंग का अगला सोइंग ही होगा मेरे हिसाब से, नहीं अगला सोइंग नहीं है। हाँ, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन ऑफ हेल्प ऑफ ए लेवलर। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं, देखो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या बताया, ये पहला इंस्ट्रूमेंट था प्लो, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेवलर, लेवलर ठीक बोल रहा हूँ ना, हाँ लग तो रहा है। और एक और इंस्ट्रूमेंट बताया प्लैंक। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं किस में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, डिसलाइक कर दो। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, नहीं करना मत करो कर ही दो वैसे। चलो छोड़ो, चैप्टर शुरू करते हैं, तुम्हारी मर्जी। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग क्या होता है, देखो टिलिंग वर्ड आ गया ना, टिलिंग क्या होता है, हाँ, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। मतलब कि सॉइल को कई बार मिक्स करने से पहले उसमें मैन्योर ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई देखो एक बार मिक्स करोगे फिर उसमें मैन्योर ऐड करोगे फिर सारे में मैन्योर मिक्स करेंगे, काफ़ी भारी काम हो जाएगा, तो इसीलिए उसी टाइम मैन्योर इसमें मिक्स कर देते हैं टिलिंग से पहले। इससे क्या होता है कि दिस हेल्प्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ठीक है, द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। अब ये सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज को रोपना। तो ये बता रहे हैं कि द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग मतलब रोपने से पहले, बीज रोपने से पहले सॉइल को गीला करना ज़रूरी होता है, पानी डालना ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सॉइल इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल इन साइंस ऑफ ग्रेन्स फॉर बेटर यील्ड। ये बीज लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सॉइल को छोटे छोटे ग्रेन्स, जैसे कि ग्रेन होता है ना, तो भुरभुरा कर दें, बिल्कुल तोड़ दें उसको, ऐसा नहीं कि वही क्रम्स बने रह जाएं, ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब एक एक टूल के बारे में बता रहे हैं। अब ये देखो हाँ ये सब ज़रूरी चीज़ है, ये सब मार्क करो अपने बुक में। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पसेस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो के बारे में अभी जाने, हो के बारे में अभी नहीं जाने, कल्टीवेटर के बारे में भी नहीं जाने, जानते हैं आगे यही पढ़ना है। देखो तुम कहाँ आ गए भाई, छोड़ो हटा ही देते हैं, रुको हटाओ, हाँ हो गया। प्लो, हमारा फर्स्ट टूल है प्लो। दिस इज़ यूज बीइंग सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये सबसे पुराना टूल था, प्लो जो है ना सबसे पुराना टूल था। अब तो कई सारे टूल्स आ गए, नए नए मशीन से होते हैं, ट्रैक्टर से होते हैं, पर जो प्लो है ना ये सबसे पुराना टूल है सॉइल को मिक्स करने के लिए, टर्न करने के लिए। टिलिंग लिखा है ना, हाँ। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल। फिर से देख लो, कुछ ऐसा होता है प्लो। तो प्लो के यूजेस क्या हैं, प्लो के यूजेस ये हैं कि टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विथ आर क्रॉप्स। जब हम अपना क्रॉप लगा रहे होते हैं ना तो सिर्फ हमारा क्रॉप नहीं उग रहा होता,
कुछ अलग से जंगली पौधे इधर उधर घास वास वो भी उग जाते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो भी न्यूट्रिएंट डालते हैं ना ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और हमारे क्रॉप को कम मिलता है, इसलिए फार्मर्स के लिए ये नुकसानदेह होता है, तो इसे निकालना पड़ता है। ठीक है, स्क्रैपिंग द सॉइल एक्सेट्रा, ये सब इसके यूजेस हैं। क्वेश्चन पेपर में आए व्हाट आर यूजेस ऑफ प्लो, तो ये सब लिखोगे। वैसे आएगा तो नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर फिर भी ये सब याद रखना, ये सब एमसीक्यू में और ट्रू फॉल्स में ये सब में आता है। दिस इम्प्लीमेंट, क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तब समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, भी लग रहा होगा ऐसे बोल रहा हूँ, देखना। दिस इम्प्लीमेंट is made of wood and is drawn by pair of bulls or other animals, horses, camels. अरे हाँ वही है, प्लो ही है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is long wood which is called plow shaft. There is a handle at end of shaft. देखो ये सब इमेज से समझ में आएगा। ये जो है ना, अच्छा दिया इमेज, ये जो है ना ये होता है हमारा प्लो। ये प्लो का जो हम यूज़ करते हैं, ये हम एक मतलब एनिमल्स को यूज़ करके हम प्लो का यूज़ करते हैं। एनिमल्स कौन से, पेयर ऑफ बुल्स या हॉर्सेस या कैमल्स, ये सब फार्मर्स यूज़ करते हैं प्लो चलाने के लिए। तो ये बना कैसे होता है, ये वुड से बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। और इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है कॉल्ड प्लोशियर। ट्रायंगुलर मतलब ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से ये होता है जो कि मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी को खोदता है। इट कंटेन्स कॉल्ड प्लोशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। जो ये लंबी सी लकड़ी दिख रही है इसे कहते हैं प्लो शाफ्ट। देखो इधर लिखा भी है, ये जो है ना प्लो शाफ्ट। और ये जो प्लोशियर है ये मिट्टी के अंदर जाता है। प्लो शाफ्ट जो होता है ये बीच वाला जो है ना ये प्लो शाफ्ट है। और देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। ये जो बीम होता है ना ये बीम होता है और इसे बुल की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है और बुल चलता रहता है और इधर से ये खुदाई होती रहती है। ठीक है, प्लो के बारे में जान लिए। ये सब पढ़ना कि प्लो कैसे बना होता है, सब पॉइंट बनाना। द मेन, ये एक पॉइंट बनेगा, ये द मेन पार्ट ऑफ द पेन कहाँ चला जाता है, हाँ द मेन पार्ट ऑफ द प्लो, ये सब एक पॉइंट है। ये सब व्हाट इज मतलब प्लो शाफ्ट और ये सब पूछेगा ये सब पेपर में। अगला है द अदर एंड इज वन पेयर ऑफ बुल्स एंड द मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। बुल्स का पेयर मतलब दो बैल और एक आदमी आसानी से प्लो को ऑपरेट कर सकता है। एक आदमी किस लिए, बुल को चलाने के लिए, तो बुल तो भाग जाएगी, तो इसलिए उसको चलाने के लिए चाहिए। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज टुडे। जो पहले के जो प्लो होते थे वो होते थे लकड़ी के, पर आजकल जो प्लो होते रहे हैं वो लोहे के प्लो से रिप्लेस किया जा रहा है, लकड़ी के नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट ये भी हो गया, हमारा ये प्लो हो गया हमारा। ठीक है, प्लो को काटो हटाओ, प्लो हो गया हमारा। अब हमें करना है हो के बारे में पढ़ना है। हो क्या होता है, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, काम भी अच्छा ही होगा, देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल, अरे यार ये टेढ़ा क्यों हो गया। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका भी ये यूज़ है, पर इसमें देखो ये खासकर थोड़ा वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड अ बेंट प्लेट ऑफ विच आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। ये देखो कुछ इस टाइप का दिखता है, ये डायग्राम देखोगे ना तब समझ में आएगा। देखो ऐसा दिखता है, देखो ज़रा ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, है ना,
हाँ यही होता है हो। हाँ तो देखे ऐसा होता है प्लो, और ये भी जो होता है एनिमल से पुल किया जाता है। देखो ये ग्रिप होता है, हैंडल होता है, बीम होता है, रॉड होता है, वेंट प्लेट होता है, ठीक है। तो ये सब भी हो और प्लो दोनों एक जैसे ही हैं, अलग अलग हैं, पर हो जो है वो भी एनिमल पुल करते हैं, प्लो जो है वो भी एनिमल पुल करते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, पर हैं दो अलग चीज़। समझो बात को। अब आया तो अलग ही चीज़, अलग ही मतलब इन दोनों से अलग ही, काम तो वही होगा पर कल्टीवेटर कहते हैं इसे। नाउ डेज प्लोइंग इज डन। देखो पहले छोटे छोटे फील्ड होते थे लोगों के, पर अब क्या होते हैं कलेक्टिव फील्ड होते हैं। एक बहुत बड़ी सी फील्ड होती है, उसमें कई सारे किसान साथ में खेती कर रहे होते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे बैल से तो बैल से और ये सब से प्लो तो कर नहीं पाएंगे, बुल से प्लो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होते हैं कल्टीवेटर्स होते हैं। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर होता है, इसके पीछे एक ये लगा होता है, ये मशीन लगी हुई होती है, इसे कहते हैं कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये लेबर और टाइम दोनों को बचाता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बेनिफिट ऑफ कल्टीवेटर, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ कल्टीवेटर। तो ये सेव्स लेबर एंड टाइम, सेव्स मैन पावर, ठीक है। ये सब जैसे देखो ये थोड़ा मॉडर्न है, मैं समझा देता हूँ, समझ में आया होगा। जो ये होता है इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे खांचे से बने हुए होते हैं, ऐसे दांत से बने हुए होते हैं ऐसे। ये सब क्या होते हैं मिट्टी के अंदर घुस घुस जाते हैं, ये सब लोहे के बने हुए होते हैं, और इसे एक ट्रैक्टर खींचता है तेज़ी से। तो ये क्या होता है सारी मिट्टी को ऐसे खोद खोद के मिट्टी को लूज़ कर देता है। तो ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ होता है, ना कि किसी बैल के पीछे लगा हुआ होता है। तो बस यही था इसमें। तो अब हमारा ये भी ख़त्म हो गया, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी ख़त्म हो गया।